25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने। मुझे बताया मैं क्या करूं कि मुझे यहाँ पर ये मुझे डराए ना। हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, रखो फोन पे बात नहीं करो। मैं अपनी का कलाई काटूं कि खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है। मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है। मैंने तो ये सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। ये सब कैसे इस्तेकाम बख्शेंगे, मुझे भी तो बताए ना। चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि आप इसमें से गंदम उगेगी। अगर मैं बैठकर ऐसे कोई ट्वीट कर देती हूँ या कोई बात मैं कर देती हूँ तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता। दिल नहीं चाह रहा कि इस खाली हॉल में, इन खाली कुर्सियों, मेरे कुछ चंद साथी बैठे हुए जो अपनी अपनी स्पीचेस के इंतजार में बैठे हुए, और मेरे पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि मैं स्टार्ट ऐसे लूं कि आप भी स्पीच करके चले जाना ही आपने। इन मुश्किल हालात में जैसे बात ये ना कि सुनने वाले सुने ना। अब मैं फेसबुक या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पे शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर ही हुक्म होता था सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि साहिल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है। तो सर ये जो बजट आया था, मैं बजट की इतनी डिटेल में फिगर्स वगैरह की तरफ नहीं जाऊंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 35%, बहुत अच्छी बात है कि पहले हमने उनकी बेइज्जती की कि ब्लैक मेलर्स यहाँ पर बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। तो उस 35% तनख्वाह तो बढ़ाई है, लेकिन फिर 40% महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकारी मुलाजमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा। इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन। कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे हैं कि उनको 18-18, 20-20 हज़ार मिलते हैं और 12-12 हज़ार उनसे वो क्या कहते हैं बेगार नौकरी ली जाती है। तो उन सबको कौन देखेगा। लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि 50,000 वाले का बजट बना के दिखा दें। क्या अभी ये 35,000 वाले का बजट बनाकर दिखा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे सब साथी हैं, सब हल्के वाले हैं, और मुझे इनकी देखती हूँ मैं सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज, तो जाते हैं अपने हलकों में, गली मोहल्ले में भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां पर उनको कौन सी लॉलीपॉप देकर आते हैं। मतलब क्या बताते हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि साल हो गया वो रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, तो चले कोई थोड़ा 14 साल से सिंध में हुकूमत है तो मुझे बाकी रोड्स भी दिख जानी चाहिए थी। और 1 साल से आप यहाँ पर हैं, अगर इत्तेहाद में रहते हुए ये काम ना करवा सकें तो फिर मेरा तो और बाकी जो इधर बैठे हैं उन सबका तो अल्लाह ही हाफिज है। IMF का सुने जा रहे हैं, IMF वो कहते हैं ना कि वो पहले कभी सिग्नल पे खड़े हों तो वो आता है फकीर, पहले तो वो दुआएं देता है कि दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके बाद वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी वही कर रहे हैं। तो मैं बहिस्ते पाकिस्तानी एक अवाम, मैं कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए IMF का बजट, क्योंकि मैं कुछ भी खरीदती हूँ, मैं घर की ग्रॉसरी लेती हूँ, मैं पेस्ट, चीनी, पत्ती, तेल कुछ भी लेती हूँ, मैं तो उसमें टैक्स देती हूँ। मैं तो उस टैक्स से जो टैक्स ये कह रहे हैं कि इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है और ये सारा कुछ हुआ, उससे एक आम आवाम को क्या फायदा। बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हिफाजत के लिए गार्ड प्राइवेट खुद रखा हुआ मैंने, सड़कें ऐसी खराब हालत है कि गाड़ी आए दिन खराब, अस्पताल सरकारी अस्पताल में जा नहीं सकते, प्राइवेट अस्पताल में वहां पर जाकर अपनी खाल उतरवाते हैं, वो भी उल्टी छुरी से। तो ये बजट क्या, ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 75 साल से आप लोग इतने जहांदीदा सियासतदान हैं, आपने इस ब्यूरोक्रेसी से जान क्यों नहीं छुड़वा रहे। यहां पर बैठे इन लोगों को इतना कसूर, तो कब हम उनके चुंगल से आजाद होंगे। मतलब उनकी मराद के लिए, उनकी मोनेटाइजेशन के लिए कि जो बाबू बनकर 90-90 हज़ार रुपए पेट्रोल का भी लेंगे, यहां से गाड़ियां भी लेंगे, उसके लिए मैं और मेरी औलाद पिसेगी। तो न्यूयॉर्क सेक्टर किसने बंद करवाया, वो भी इन्हीं लोगों ने बंद करवाया। तो वो एक बयान ना, वो जैसे वो एक मच्छर इंसान को वो बना देता है, और ऐसे एक बयान जो है ना, मतलब मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब ये कि बंदा इतनी जोशे खिताबत में आके किसी को वो ना कर दे कि अपनी तालीमी इदारों पे हम उंगली उठाएं कि कल को जो यहाँ से बच्चे जाते हैं तो वो पायलट्स की डिग्रीज की तरह इस डिग्रीज की भी कोई अहमियत ना हो। स्पीकर साहब, अभी किस किस चीज़ की मैं बात करूं।
तकरीबन सभी बात कर चुके हैं और मुझे हैरत भी है कि यहाँ से हुकूमती अरकान ने भी ऐसी ऐसी स्पीचेस की हैं कि वो लगता है कि ये हुकूमत में है ही नहीं। वैसे भी हुकूमत की फील आ नहीं रही। जैसे आप भगार लगाएं या पुलाव का ढक्कन उठाएं तो एक खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है। तो ये यहाँ से वो खुशबू आ नहीं रही है हुकूमत वाली कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। क्योंकि हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ के उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया। टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था। मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था, बिजनेस टाइकून क्या मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहां पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहां पर जाएं वहां पर ये हो कि ये चोर ये वो ऐसे, मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म की वो कर लें और फिर हम डरते भी रहें कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? तो वो यही है ना कि अब मुझे नहीं पता कि कहाँ हम लोग पहुंचे हुए हैं और इस सब को कौन आके सीधा करेगा। इन 75 सालों में हमने एक दूसरे पर तो इल्जाम दिया कि तुमने ये किया, फिर उसके बाद जब साथ बैठते हैं तो हम माफी मांगते हैं। जैसे अभी 3 वज़राए आजम के डकारने पे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, तो माफी तो मांगते हैं लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद हमें तौबा करनी होगी कि अब हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि अपने खैमे में किसी बद्दू को नहीं घुसाएंगे। हमें यह अपने आप से अहद करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि क्यों ना हो सभा की रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया ही है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, पार गलत। और वह कहते हैं ना कि वो भी कुछ जिद पर उतर आए हैं और कुछ करते हैं हम भी गुफ्तार गलत। अब सब अपनी अपनी तजावीज पेश कर रहे हैं। मैं एक तजवीज देती हूँ। 18वीं तरमीम के बाद जिन वजारतों की यहां पर वफाक में जरूरत नहीं है, पहले तो उन वजारतों को खत्म कर दिया जाए। क्या हमने उसको रिश्वत के तौर पे रखा हुआ है? अगर मैं यहां पर सेहत की बात करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि सूबाई मैटर है, उधर जाओ। तालीम की बात करूंगी तो आप कहेंगे सूबाई मैटर है, उधर जाओ। 2-3 और वजारतें आप कहेंगे ये सूबाई मैटर है। सूबाई मैटर है तो यहां जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं। मतलब अब मैं क्यों दूं या मेरी गरीब आवाम क्यों दे? मुझे इनसे क्या कि वहां से तेल आ रहा है, उधर से तेल आ रहा है, डॉलर यूं हो गया, चीन दे रहा है, वो दे रहा है। अरे मेरे इलाके में रोटी नहीं है स्पीकर साहब, जाते हैं तो शर्म आती है, दवा दारू नहीं है। अभी यहां पर मैं पॉइंट्स लिखते जा रही थी सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कि यहां पर किसी ने तकरीर की तो सिगरेट नोशी पे और फिजी ड्रिंक्स पे बोला कि उससे लोगों में इतनी अम्मात होती हैं, ये होती हैं। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते की कड़ाई खा चुके हैं। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। मेडिसिन ये शाहीन से ली थी मैंने, ट्रेवियामेट, कड़वी थी, कराची वाली कड़वी नहीं है, पता चला वो नकली थी। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग स्क्रीन वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बना दिया कि सायरा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह पाक ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूँ? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए। कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो। मेरे भाई ने कहा कौम जाग चुकी है। बिल्कुल कौम जाग चुकी है। मैं तो पहले से जागी हुई थी। मैंने तो यहां पर आते ही सबसे पहले बोला था कि यहां तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करें या फिर ये करारदाद ना लेकर आए। तो अब चूंकि यहां पर इतना ज्यादा वो हो गया, अब किसी ने, मैं यहां पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है और आप लोगों की छुट्टी करवानी है। तो कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर ना आप कहिएगा, कोई एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है,
थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों, ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे। इधर क्या मतलब कोई लफ्ज, कोई आज़ादी इजहार राय है अपनी हद में रह के। यहां बैठ के ठंडे कमरों में बैठकर कि गरीब को सोचेंगे। बाहर जो पार्किंग लॉट है ना, वहां पर आप कुर्सी लगाएं और सामने हम बैठते हैं अपने अपने टाट के ऊपर, फिर हमें समझ आएगी कि इनका बजट कैसे बनाना है। तो कोई ऐसा होगा कि जो इस चुंगल से छुड़ा ले। हम अवाम 5 साल भी सब्र कर लेंगे, 10 साल भी सब्र कर लेंगे कि अगर 10 साल इन हालात में गुजारा करना हुआ तो हम लोग करेंगे। पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। मतलब आप सोचें इंसाफ का। इंसाफ से याद आया कि सब कुछ मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी धुआंधार करूंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे तो कहा गया है कि सब्र करो। तो फिर अब जब वहां से मुझे आ गया कि सब्र करो, हम तो कोई काम नहीं करने के, हम तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं। तुम्हारे खून पसीने की कमाई से मैं पेंशन भी लूंगा और मैं वो भी लूंगा। तुम यहां पर बकवास करती हो, करती रहो, लोगों से गालियां खाती हो, खाती रहो। फेसबुक ट्विटर पे जो कोई गलत बात कर दो उस पे मेरी माँ बाप का शजरा भी निकाल कर गालियां दे देते हैं। तुम मरो 1,68,000 रुपए लेके, मैं तो 15 लाख रुपए लूंगा, लेकिन सब्र तू करेगी, मैं नहीं करूंगा और ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो जो पेट्रोल है, मतलब जो है आप V8 में डलवाते हैं वही कीमत, कोई रिक्शे में डलवाए वही कीमत। ये कोई समझ आने वाली बात है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है वो भी वही यूनिट दे, और जो गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के खोली में रहता है वो भी वही यूनिट दे। मतलब चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि आप इसमें से गंदम उगेगी। वफा के खूगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था। बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल, तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का। और 12 वही बात है कि मुझे यहां पर बार बार कुछ तजदीद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार जिक्र करूं कि मैं अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से, स्पीकर साहब अभी कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूँ। मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं वो कर सकती, लेकिन बार बार तजदीद वफा की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूं, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहां पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती क्या? मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहां पर मैं बोलती हूं, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। मैं भाई मेरी अपनी पार्टी है। अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। ये कोई बात है? यहां पर कोई भी वो कर दे, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूं, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूं कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी क्या कलाई काटूं, क्या खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं? बोलने का हक यहां पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दें। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर FFC है खाद की। सर ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। मेरे घर के 6 लोग कैंसर से इंतकाल हुए, 7वां अभी पेशावर में एड़ियां रगड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जिस वक्त मैं यहां पर आई थी मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी। किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। फिर इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूं?
मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां हेपेटाइटिस वहां पर ना हो, जो कि बढ़ के आगे जिगर का कैंसर बनता है। मैं क्यों नहीं बोल सकती? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की शहरी हूं ना, आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहां पर आके बैठ के मैं यहां खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। मुझे बताया मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, किसी से रखो फोन, फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि भाई मुहब्बत वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला हुआ कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराएं मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराएं मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसे कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता। तो स्पीकर साहब, जहां मुल्क की हालत है, चलें ठीक है, रोटी, बिजली, गैस, सबकी परेशानी सह लेंगे, कोई बात नहीं एसी चलाएगा ना कोई। 2 कमरों में चलते था, 1 कमरों में सब बच्चे, सब लोग सोएंगे, एक वक्त की 1 रोटी खा लेंगे। बाहर से जो कभी कुछ कर लेते थे नहीं करेंगे, वो कोई घूमना फिरना होगा तो एक गाड़ी में ऊपर नीचे होके बैठ जाएंगे। कहीं डराए मत प्लीज, ये खौफ की फिजा कायम ना करें। उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें। यहाँ पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? अभी एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम व दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो ये सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहाँ बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर, तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना है कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज़ भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहाँ पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो बच्चों को अपनी बीमारी बताते हुए शर्मिंदा होते हैं कि वो वहाँ पर शर्मिंदा होते हैं, वो उनको नहीं वो कर सकते कि अपनी बीमारी का बताएं कि वो बच्चा दवाई कहाँ से लेगा। हम बच्चों से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि जाहिर है जो माँ बाप है वो सोचते हैं अच्छा कि बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डाल दें, तो उस अच्छे स्कूल में जाहिर है बाकी लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, फिर सवाल करते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। तो थोड़ा सा जीने का हक दे दें। कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ 3 वक्त की रोटी और ये जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो हैं। हमने तो नहीं कहा कि हुकूमती खर्चों पर आप मुझे भेजें कि और गरीब के 100 खानदानों के पैसों जितना यहाँ पर दौरे करें, हमने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं, ना वो ये कहते हैं कि हमें आने जाने के लिए टिकट्स दे दें, ना वो पर्क्स मांगते हैं। इस सेनेट में मुझे अभी पता चला कि ये सेनेट में तनख्वाहों के इजाफे की बात हुई है। उनमें से किसी बैठे हुए को ज़रूरत है कि जो 10 से पता नहीं 30 रुपए किलोमीटर कर दिया और ये कर दिया? किसी को ज़रूरत है? एक हम बात तो करते हैं यहाँ पर, हम पुरानी मिसालें भी देते हैं, हम रियासत मदीना की भी बात यहाँ पर करते रहे हैं। हालांकि ये दौर जो चल रहा है यसरब का दौर चल रहा है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो वहाँ पर तो एक हुक्मरान की तनख्वाह और एक गरीब मजदूर की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बड़ी बातें सुनी हैं हमारे, मतलब यहाँ पर
काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उन्होंने ये फरमाया, हज़रत अबू बकर उनका कुर्ता खींच लिया। यहाँ पर किसी का कुर्ता खींच सकती हूँ मैं? मुंह ना तोड़ दे मेरा। ये किसी से मैं पूछ लूँ सवाल कि मुझे इसका बता दें, वो मुझे जवाब देंगे? ये बजट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता खुदा जाने। लोगों की हाल ये है कि इतना ना दबाएं लोगों को। वो स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो इतना ही उछल कर बाहर आएगा। तो मैं आपसे बार बार अब वही बातें वो हो रही हैं, लेकिन मैंने यही आपको कहा था कि शायद ये मेरी कोई आखिरी स्पीच हो। अगर इलेक्शन आप लोगों ने करवा लिए तो, और अगर निगरान सेटअप लंबा ना चला तो, क्योंकि हालात हमारे मुवाफिक नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी बात है कि वो कहा है किसी ने कि साइकिल पर या सियासत में किसी समत भी निकल जाओ, हवा ना मुवाफिक ही रहती है। तो वो हालात तो कभी भी मुवाफिक नहीं रहेंगे। तो मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ कि खुदा के लिए आपसी झगड़े छोड़ दें, कोई एक चीज़ का रिलीफ दे दें कि जो पता चले कि हाँ ये इस आवाम को, या आवाम भी सोचे या ऐसे वो करके। बिकॉज अब मैं ऐसे में बता रही हूँ कि शायद मेरी कोई 2-3 स्पीचेस काफ़ी वायरल हो गई, तो अभी लोग थोड़ा सा पहचानना शुरू हो गए। तो मुझे जितना भी 2-3 लोग मिले तो आंखों में आंसू भर के बोला कि आपने हमारे लिए बात की, आपने हमारे लिए बात की। और मैं सोच रही थी कि अगर सिर्फ बात करने से ये लोग सर आंखों पे बिठा सकते हैं, तो अगर इनके लिए काम कर लिया जाए तो अपनी आवाम तो हमारे ऊपर जान कुर्बान कर दे। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। तो प्लीज़ मतलब कुछ कर लें। और मेरे जो साथी पीछे बैठे हैं, वही बात है कि लकीर के फ़कीर ना बने। कोई थोड़ा सा अपनी भी इसी जो अल्लाह पाक ने जो ऊपर दिया इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते होते हैं। ये ऐसे थोड़ी है बिल्कुल पैक्ड ही वापस लेके जाना है। तो सोचा जाए कि ये हम किस चीज़ की तकलीद कर रहे हैं और बोलें। देखिए बोलना चाहिए। आज जिस पार्टी का हाल आप देख रहे हैं वहाँ पर यही था, बोलने नहीं दिया जाता था। बाकियों की बात नहीं मैं कर रही, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि जब भी बोला बिठा दिया गया कि खामोश होकर बैठ जाओ। बोलना नहीं है कि उनको ये बात समझाई जाती कि अपनों से लड़के कोई नहीं जीत सकता। और जैसे अभी किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए। मजे की बात यह कि जिनको कुचलना था वो तो कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ गए। इस हालात तक पहुंचाने में वो सिंधी में कहते हैं ना फूकू बरन, मतलब चने की झाड़ पे चढ़ाना, ये तो वही लोग थे। अब वो लोग आकर वापिस से हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान की वो बुनियादें डालेंगे कि पाकिस्तान मुस्तहकम कैसे होता है। हाँ ये बात है कि वो क्या कहते हैं मुगल का सरिया और स्टील डालेंगे तो फिर शायद उसमें कुछ हो। बाकी और कुछ नहीं कहना।